हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर की। आई रिपीट, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर की। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर ऑन डीसी सप्लाई। तो उसमें हमने ट्रांसफार्मर ऑन डीसी सप्लाई की बात करी थी, और उससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर की। ओके, तो वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर की मैंने वहाँ पर बात करी थी। जब मैंने वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर की बात करी थी तो वहाँ पर मैंने एक फिगर आपको दिखाया था, एक ट्रांसफार्मर का आपको फिगर दिखाया था, जिसके अंदर मैंने V1, V2, E1, E2, I1, I2, फाई इन सब के बारे में वहाँ पर मैंने क्लियर किया था। N1, N2 इन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था, और मैंने वहाँ आपसे बोला था कि इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इन्हें हम आगे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है या जिसने भी वो फिगर नहीं देखा है, वो पहले जाके उस फिगर को देखे, उस वर्किंग को समझे, देन वो इस वीडियो पे आए, तब उसे ये वीडियो समझ में आएगी। तो ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अपनी ईएमएफ इक्वेशन की। ओके, तो चलिएगा, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उन्हीं पैरामीटर को। तो वैसे मैंने वहाँ पर बताया था, लेकिन आज मैं फिर से यहाँ पर उन पैरामीटर को एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा V1 की। तो V1 वहाँ पर था सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर भी सप्लाई वोल्टेज है, और उसे हम प्राइमरी वोल्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये V1 जो था, सप्लाई वोल्टेज जो था हमारे वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में, वो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जा रहा था। ओके, V2 की मैं बात करूं तो V2 क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी वाइंडिंग से बाहर निकल रहा था, इसलिए हम इसे सेकेंडरी वोल्टेज बोल देते हैं। और आउटपुट वोल्टेज भी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये आउटपुट निकल रहा था, मतलब बाहर निकल रहा था। ठीक है, लोड में जा रहा था ये। I1 की ये बात करूँ तो I1 है सप्लाई करंट और प्राइमरी करंट। मीन्स I1 क्या है? हमारा सप्लाई करंट। जब हम V1 देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को, तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, या हम कहें कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम I1 से डिनोट करते हैं, जिसे हम सप्लाई करंट और प्राइमरी करंट बोल देते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फ्लो होता है। ओके, ऐसे ही I2 जो है उसे आप आउटपुट करंट बोल देते हैं, क्योंकि जब सेकेंडरी वाइंडिंग होती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग से जब जो करंट निकलता है उसे हम आउटपुट करंट और I2 कह देते हैं। और दूसरी भाषा में कहें तो उसे हम सेकेंडरी करंट भी बोल देते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी वाइंडिंग से बाहर निकल रहा होता है। ओके, ऐसे ही हम बात करेंगे E1 और E2 की। तो E1 क्या होता है? E1 होता है इंड्यूस्ड EMF इन दी प्राइमरी। जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो करंट के द्वारा EMF इंड्यूस्ड होता है उसे हम E1 से डिनोट करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो करंट के द्वारा EMF इंड्यूस्ड होता है उसे हम E2 से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे N1 की। तो N1 N2 भी ऐसे ही है। N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, ठीक है, और N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। ओके, देन हम बात करेंगे फ्लक्स। फाई क्या है? फाई है यहाँ पर फ्लक्स जो हमारे कोर के अंदर सेटअप हो रहा था। फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इन दी कोर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में आपको एक बात बताई थी, वो बात ये थी, मैं जब वर्किंग स्टार्ट करता हूँ उसकी ट्रांसफार्मर की, तो मैंने वहाँ पर आपको ये बोला था कि हम सबसे पहले अपने प्राइमरी वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर में है उसे हम एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई मतलब उसे हम एक एसी वोल्टेज देंगे। उस एसी वोल्टेज से क्या होगा? उस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एक एसी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो एसी करंट उस प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो एक फ्लक्स को इंड्यूस करेगा उस कॉइल के अंदर। उस फ्लक्स को हम क्या कहेंगे? वो एक जो फ्लक्स जो जनरेट होगा, ठीक है, वो जो फ्लक्स उसके अंदर डेवलप होगा वो भी एसी होगा। हाँ, मेरा यहाँ पर मतलब बस इस बात को बताने का ये है कि हमने एसी सप्लाई दी तो एसी करंट डेवलप हुआ। जब एसी करंट डेवलप हुआ तो उससे एक फ्लक्स सेटअप हुआ कोर के अंदर, और उस फ्लक्स भी कैसा नेचर होगा? उसका एसी नेचर होगा। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि एसी फ्लक्स कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन। जो वहाँ पर फ्लक्स जनरेट हुआ है, जो फ्लक्स पैदा हुआ है एसी कोर के अंदर, वो भी क्या है? एसी नेचर का होगा। और हमने ये पढ़ा है, या फिर आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, और जब मैं यूनिट नंबर 2 है बेसिक इलेक्ट्रिकल की एसी सर्किट्स, उसकी बात करूँगा तो मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा। वैसे आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा कि जो हमारी एसी क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और वो कैसे होती है? वो कुछ ऐसे फॉर्म में होती है, जैसे कि करंट की मैं बताऊँ तो I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा टी। आपका करंट इज वोल्टेज इज इक्वल टू
आपका वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आई एम मीन्स होता है मैक्सिमम करंट, वी एम मीन्स होता है वोल्टेज मैक्सिमम, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने फाई एक ऐसी क्वांटिटी है तो फाई की भी वही स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पर फाई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है फाई की फ्लक्स की, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम है। ओके, तो मैंने इसे यहाँ पर नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करने वाला हूँ आगे। तो मैंने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ ई एम आई द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज गिवन बाय, जब हमने फेराडे लॉ पढ़ा था, फेराडे लॉ की बात करी थी, प्रिंसिपल की बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की, तो हमने देखा था कि जो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का वो फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई है, मतलब फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने वहाँ पर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करी थी, तो मैं वहाँ पर इसी फॉर्म को डिस्कस करने वाला हूँ। जो मैंने वहाँ पर फॉर्म डिस्कस करी थी, मैं इसी फॉर्म को यहाँ पर भी डिस्कस करूँगा। तो मैंने वहाँ पर देखा था E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। ओके, अब देख रहे हो आप, ये फाई है, फाई की वैल्यू ये है फाई एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी फाई है। तो मैं इस फाई की वैल्यू को, जो ये है, मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रख दूंगा, मतलब सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो वही मैंने किया, सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर रख दी। तो जब मैंने वो यहाँ पर रखी तो मैंने देखा ई। अब ये ई क्या है, ये ई है बच्चों ई एम एफ। क्या है ये, ई एम एफ। ओके, ये क्या है, ई एम एफ है बच्चों, ठीक है। अब याद रखना ये ईएमएफ तो है। अब आप पूछोगे सर ये कौन सी उसका ईएमएफ है, ठीक है, ये कौन सी वाइंडिंग से जो ईएमएफ है वो है, प्राइमरी वाइंडिंग से है कि सेकेंडरी वाइंडिंग से है। तो मेरा जो जवाब है आपसे वो ये है कि ये जो ईएमएफ है वो है दोनों वाइंडिंग का। कैसी वाइंडिंग का, दोनों का। अभी ये ईएमएफ दोनों वाइंडिंग का है, लेकिन जब ये ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग का कब होगा, सेकेंडरी का कब होगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये याद रखें कि जो ई है, ये जो ई है वो हमारा ईएमएफ को शो कर रहा है, और ये जो ईएमएफ है वो अभी दोनों वाइंडिंग का है, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। आई रिपीट, ये जो ईएमएफ है वो दोनों वाइंडिंग का है, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। ओके, आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर फाई की वैल्यू रख दी, फाई की वैल्यू रखी तो आ गया ई इजक्वल टू माइनस एन टी ओवर डी टी, और फाई की जगह क्या आ गया, फाई एम साइन ओमेगा टी। ओके, फाई की जगह क्या आ गया, फाई एम साइन ओमेगा टी। अब मैंने देखो क्या किया, फाई एम मेरा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें टी का कोई टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का रूल ये सब आपको पता होगा। अब माइनस एन फाई एम, ये दोनों कांस्टेंट, ये मैंने लिख दिए। अब मेरा बचेगा डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी, मतलब कि साइन ओमेगा टी का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो जब मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया तो मैंने देखा माइनस का एन फाई एम, तो साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, यानी मेरे पास आ गया माइनस एन ओमेगा फाई एम कॉस ओमेगा टी। अब एक बात है, आपको पता होगी, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा कि हम चेंज कर देते हैं रेशियोज को। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने इस कॉस थीटा को क्या लिख दिया भाई, ओमेगा टी थीटा के टर्म्स पे ही तो है, तो मैंने कॉस थीटा इसको क्या लिख दिया, माइनस के एन ओमेगा फाई एम एज इट इज, कॉस ओमेगा टी को लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस ओमेगा टी, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, आइडेंटिटी यूज़ करके। ओके, अब कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट होगा कि भाई हमने साइन 90 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, वो वाली फॉर्म क्यों नहीं यूज़ करी। तो मेरा उनसे जवाब ये है कि मैं सिर्फ मैं नहीं, हमारा जो नेचर है वो सिमिलैरिटीज़ रखना पसंद करता है, सिमिट्री रखना पसंद करता है, हमें ईज ऑफ कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर आप वो रखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा रखेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, या हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए साइन 90 माइनस थीटा का यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, अब आप ध्यान दें, देखो तो अब ये चीज़ बन गई। अब क्या हुआ, मैंने इसी चीज़ को, ये ई की बराबरी तो है, तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ई, और इस जो माइनस है इसे मैं अंदर ले गया, इस वाले टर्म में इसमें अंदर ले गया, देखो एन एन ओमेगा ओमेगा फाई एम, तो इस माइनस को जब मैं अंदर ले गया तो साइन 90 जो है वो प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ओमेगा टी माइनस का था वो प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस चेंज अंदर चला गया ना। ओके, तो दिस ई एम एफ विल बी, अच्छा, तो मेरी ये बन गई ई एम एफ की इक्वेशन। कौन सी बन गई,
ये मेरी बन गई ईएमएफ की इक्वेशन। तो ध्यान दें, ये बन गई मेरी ईएमएफ की इक्वेशन। ठीक है, ये मेरी ईएमएफ की इक्वेशन आ गई। कौन सी ईएमएफ की इक्वेशन है? तो मेरा जवाब फिर से वही है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ईएमएफ की यही इक्वेशन है। कब प्राइमरी होगी कब सेकेंडरी की, वो बात हम आगे करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि ये मैक्सिमम कब होगा ईएमएफ। भाई मैक्सिमम कब होगा ये भी तो पता पड़े। तो देखो एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कभी बदलने वाली नहीं है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसकी भी वैल्यू फिक्स रहने वाली है, तो ये भी बदलने वाली नहीं है। फाई एम भाई मैक्सिमम फ्लक्स, तो इसकी भी वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली है। मतलब जो कब ये मैक्सिमम होगा ये बात किस पे डिपेंड करेगी? ओनली इस क्वांटिटी पे, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री पर ये डिपेंड करेगा कि ये जो ईएमएफ है हमारा वो कब मैक्सिमम होगा। अब कब मैक्सिमम होगा? जब ये वाली चीज़ मैक्सिमम होगी, तो ऐसी बात है। तो ये मैक्सिमम कब होगी? साइन कब मैक्सिमम होता है? जब साइन की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो ये मैं से थीटा मान सकता हूँ, तो साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वही चीज़ में लिखी है, दिस ईएमएफ, ये जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगा। दिस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब? जब साइन थीटा यानी साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ओके, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 रख दी, तो मेरा क्या आ गया? ई एम इज इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम। फिर ई एम एफ मैक्सिमम हो जाएगा ना भाई, मैक्सिमम की कंडीशन क्या है? ये 1 हो जाएगा, तो दिस ई एम एफ विल बी मैक्सिमम, ई एम एफ मैक्सिमम यानी ई एम हो गया, ई एम एफ मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम ई एम एफ बराबर क्या आ गया? एन ओमेगा फाई एम, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। ओके, अच्छा अब आप ध्यान देंगे तो देखो इसकी वैल्यू ई एम है। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं रिप्लेस करके क्या कर सकता हूँ? इस इक्वेशन में मैं मतलब सब्स्टिट्यूट करके क्या कर सकता हूँ? E इज इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम है, तो E इज इक्वल टू एन ओमेगा फाई एम को ई एम रख सकता हूँ, तो ई एम रख दिया। ये एन ओमेगा फाई एम है ना, तो ई एम रख दिया। साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री को एज इट इज रख दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? ई एम एफ है। ठीक है, ई एम एफ कौन सा ई एम एफ है? तो मेरा फिर से वही आपका जवाब है। ठीक है, ये दोनों ई एम एफ की बात कर रहा है, ये दोनों ई एम एफ की बात कर रहा है, आपका प्राइमरी से भी रिलेटेड और सेकेंडरी से भी रिलेटेड, ये पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं है। ओके, अच्छा अब हम बात करेंगे आगे। तो देखो मैं आगे आपको क्या बताने वाला हूँ, आगे मैं बताने वाला हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 1 है फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन नंबर जो 2 है ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। देखो मैं इन दोनों इक्वेशन को पास में लिख लेता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। फाई एम साइन, ओके ये हो गया ओमेगा टी, यही इक्वेशन है पहली, फर्स्ट नंबर की इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। इक्वेशन नंबर 1 है फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन नंबर 2 है ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये भी ई एम एफ है, मैक्सिमम ई एम एफ है लेकिन। ठीक है, अच्छा अब एक बात देखो, इस इक्वेशन में आप देखोगे ये ओमेगा टी है, और इस इक्वेशन में देखोगे आप ये क्या है? 90 डिग्री पीछे है, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है जो हमारा फ्लक्स है, ये हमारा फ्लक्स है, और जो हमारा ईएमएफ है, इन दोनों के अंदर फेस डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। मतलब जो हमारा फ्लक्स है वो 90 डिग्री ईएमएफ से आगे रहता है, और जो हमारा ईएमएफ है वो 90 डिग्री जो है वो फ्लक्स से पीछे रहता है। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो हमारा फ्लक्स है वो 90 डिग्री आगे रहता है, लीड करता है ईएमएफ को, और जो हमारा ईएमएफ है वो 90 डिग्री लैग करता है, लैगिंग रहता है फ्लक्स के। ओके, ये बात आप याद रखिएगा, ये बात आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये साइन ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री है। ओके, अच्छा तो ये बात हुई। अब आगे ध्यान दें, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 इट इज़ क्लियर दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि जो ई था, वही मैंने बताया दोनों होता है वो E1 और E2, वही चीज़ लिखी हुई है, बोथ E1 एंड E2 उसके अंदर आते हैं। इज लैगिंग फ्रॉम द फ्लक्स बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो जो E है वो हमारा फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहा है, लैगिंग है। ओके, ये बात मैंने आपको बता दी। और उस E का मतलब है
बोथ से, दोनों से, E1 से भी और E2 से। अब E1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, E2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, अच्छा, कब E1 की पर्टिकुलर केस की बात करेंगे वो हम आगे देखेंगे, कब E2 की बात करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब ज़रा ध्यान दें, हमारे पास EMF की मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी, जो कि थी EM इजिक्वल टू एन ओमेगा फाई एम। आई रिपीट, हमारे पास वैल्यू आई थी, हमने पीछे भी देखा था, ठीक है, EM इजिक्वल टू एन ओमेगा फाई एम, ये वैल्यू हमारे पास आई थी, EM इजिक्वल टू एन ओमेगा फाई एम। अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू थी किसकी, EMF की। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस मैक्सिमम वैल्यू जो है EMF की, उसकी मुझे RMS वैल्यू चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। जब भी आपको किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू गिवन हो, तो बस आप उसमें रूट 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। आई रिपीट, रूट 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो उसकी RMS वैल्यू हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। तो मुझे क्या चाहिए, RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, जो पैदा हुआ था EMF, जैसे मैं EM से डिनोट कर रहा था, मैक्सिमम EMF बोल रहा था, मुझे उसकी RMS वैल्यू चाहिए। तो उसकी RMS वैल्यू को मैंने E से डिनोट किया और मैक्सिमम वैल्यू में रूट 2 से डिवाइड दे दिया, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, RMS वैल्यू। अब EM बराबर क्या होता है, एन ओमेगा फाई एम, तो वही मैंने रख दिया, एन ओमेगा फाई एम, रूट 2 से डिवाइड कर दिया। एन कांस्टेंट है, ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2πf, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ओमेगा बराबर 2πf। तो मैंने देखो क्या किया, एन एज इट इज, ठीक है, ओमेगा को लिख दिया मैंने 2πf फाई एम एज इट इज, रूट 2। ओके, अब जरा ध्यान दें, मैंने क्या किया, मैंने एन को एज इट इज रहने दिया, एन को एन, रूट 2 से 2 को काटा तो रूट 2 आएगा, रूट 2 इंटू 3.145 की वैल्यू। जब मैंने इन दोनों को इंटू किया तो इंटू करके मैंने देखा 4.44 आ गया, क्या आ गया, 4.44। अच्छा, एफ एज इट इज, फाई एम एज इट इज, ठीक है। तो हाँ, मैं अगर कुल मिलाकर बात कहूँ तो मुझे इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करने के बाद क्या मिला है, 4.44 एन फाई एम, सॉरी 4.44 एन एफ फाई एम। आई रिपीट, 4.44 एन एफ फाई एम। अच्छा, ये एन क्या है, नंबर ऑफ टन्स, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स, 4.44 कांस्टेंट है। अब सुनना मेरी बात, अब ये आ गया EMF, ये क्या आ गया, EMF, कौन सा EMF, इंड्यूस्ड EMF। अब एक बात ध्यान देना, ये इंड्यूस्ड EMF दोनों के लिए है, प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी। लेकिन जब मैं प्राइमरी की बात करूँगा तो ये जो मेरा N है वो N1 हो जाएगा, और जब मैं सेकेंडरी की बात करूँगा तो जो मेरा N है वो N2 हो जाएगा। तो यही मैंने किया है, जो इंड्यूस EMF इन द प्राइमरी वाइंडिंग, जब मैं प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर इंड्यूस EMF की बात करूँगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, तो इंड्यूस EMF प्राइमरी वाइंडिंग की बात करूँगा तो प्राइमरी वाइंडिंग के इंड्यूस EMF को किससे दिखाते थे, E1 से, अभी मैंने पैरामीटर में बताया था, ठीक है। तो E1 हो गया, ये E से E1 हो गया, इज इक्वल टू 4.44, तो वो तो एज इट इज़ है, एन था दोनों के लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, पर प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशल, तो N1 आ जाएगा, वही मैंने यहाँ लिखा है, एफ एज इट इज़, फाई एम एज इट इज़। ओके, तो ये बात आपको क्लियर होगी। ऐसे ही मैं बात करूँगा इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए बस सिंपल N की जगह N2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के लिए आया है, प्राइमरी के लिए चाहिए तो N1 कर दो, सेकेंडरी के लिए चाहिए तो N2 कर दो, वही मैंने किया है। तो ये E1 था तो ये E2 हो गया, 4.44 N2, नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो जाएंगे, या कोई सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 थे, एफ फ्रीक्वेंसी, फाई एम मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो अब मैंने नीचे क्या लिखा है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ E1 एंड E2। अब आप इक्वेशन E1 की भी देख रहे हैं, E2 की भी देख रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि इट इज़ क्लियर दैट द डिफरेंस इज ओनली नंबर ऑफ टर्न्स। देखो 4.44 4.44, एफ फाई एम, बस दोनों में अलग है, तो उसमें N1 है और इसमें N2 है, और N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। इट मीन्स दोनों EMF में, प्राइमरी वाइंडिंग के EMF में और सेकेंडरी वाइंडिंग के EMF में अगर कहीं डिफरेंस है तो वो डिफरेंस है सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स में। कहाँ है, नंबर ऑफ टर्न्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि द साइड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स विल गेट मोर EMF। अब मान के चलो N1 ज़्यादा होगा तो हमें वहाँ ज़्यादा EMF मिलेगा, E1 ज़्यादा आएगा, और अगर N2 ज़्यादा होगा तो E2 ज़्यादा आएगा, ठीक है। मीन्स ये है कि जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा उसके EMF की वैल्यू ज़्यादा, वही चीज़ मैंने लिखी है। अकॉर्डिंग टू दिस, इस बेसिस पर जो हमने चीज़ें देखी, N1 ज़्यादा
तो प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ ज़्यादा, N2 ज़्यादा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ ज़्यादा। तो इस बेसिस पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। पहला ट्रांसफार्मर कब, जब N1 ज़्यादा है N2 से, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स से। तो मीन्स क्या है, E1 ज़्यादा होगा E2 से, ठीक है, E1 ज़्यादा होगा E2 से, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के ईएमएफ से ज़्यादा होगा। तो उस केस में जो ट्रांसफार्मर बनेगा, उस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, व्हाट वी कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, अब बात करेंगे दूसरे केस की। तो दूसरे केस में हमारा जो N2 है वो N1 से ज़्यादा है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ईएमएफ है, ठीक है, वो प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देन दिस टाइम इट इज़ कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इस केस में इस टाइम, ठीक है, हम ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, व्हाट वी कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जितनी भी मैंने